नमस्कार, मैं हूँ आंचल आनंद। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द ओनली थिंग दैट इंटरफेयर्स विद माई लर्निंग इज माई एजुकेशन। ऐसे में सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा के नारे और इरादे के साथ मोदी सरकार के 4 साल यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। ऐसे में वो माता पिता जिनके लिए अच्छी खुशखबरी प्रकाश जावड़ेकर जी ने कुछ देर पहले दी थी कि 2019 तक सिलेबस आधा हो जाएगा, उनकी निगाहें आज खास तौर से उनके ऊपर होंगी। हमारे साथ केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी मौजूद हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया। प्रकाश जी, आप सबसे पहले आपका हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपका बहुत। सबसे पहले सर मैं बात पॉलिटिकल मसले से शुरू करूंगा। मेरी बात शुरू होगी कर्नाटक से। कर्नाटक के नाटक में ऐसा क्या पेच फंसा कि भारतीय जनता पार्टी बस जीतती हुई रेस दौड़ते दौड़ते हार गई। देखो, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस हारी। भारतीय जनता पार्टी 40 से बढ़कर 104 हो गई, केवल 7 सीटें कम रही मेजॉरिटी को। अब उसके 70 कारण बता सकते, लेकिन 7 रह गई, ये सत्य है। लेकिन कांग्रेस 122 थी, 78 हो गई, 16 मंत्री हारे, मुख्यमंत्री खुद हारे और एक जगह बचे, वो भी 1500 वोट से। तो कांग्रेस पूरी तरह से आ गई, लोगों ने रिजेक्ट किया। लेकिन 2 रिजेक्टेड पार्टी, क्योंकि जेडीएस भी 40 से 37 हुआ, लेकिन 2 रिजेक्टेड पार्टी इकट्ठा आकर एक अनहोली अलायंस करते। और आज ही अभी कांग्रेस नेताओं ने बताया है कि हम देवेगौड़ा को पूरा 5 साल समर्थन देने, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी पिताजी के साथ जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो 10 महीने में कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ किया था। अब ये खुद ही कह रहे कि हम 5 साल की गारंटी नहीं देते। तो ये है, 5 साल की गारंटी नहीं देते। आप कितना लंबा चलने की उम्मीद दिखा रहे हैं? आपको कितनी उम्मीद है, कितनी लंबी चलेगी? नहीं, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, 2 साल मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यह अननेचुरल अलायंस है और मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। यह ऐसा है कि जेडीएस का वादा था कि हम कांग्रेस का भ्रष्टाचार खोद कर निकालेंगे और दोषियों को सजा देंगे। इनका अंडरस्टैंडिंग अब हुआ है कि कोई भी भ्रष्टाचार की जांच नहीं होगी। ये इसका अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं करेंगे। अब ऐसी बनी हुई ये अवसरवादी गठबंधन, ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं और जनता के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं। और क्या आपको नहीं लगता कि गोवा और मणिपुर की तरह आपने वहां तत्परता नहीं दिखाई, इसके लिए आपको भुगतना पड़ा? ऐसा नहीं है, वहां इंडिपेंडेंस और बाकी लोग यहाँ नहीं थे। बाकी छोटे छोटे पार्टियों को 2-4 सीटें मिलती है, मणिपुर में भी थी, मैं ही था वहां, तो वहां और गोवा में भी थी। तो ये आज हो गया। मुझे आज दीपक जी 1-2 मिनट आप दो। मुझे पहले हम 4 साल मोदी सरकार के होने पर आज मिल रहे हैं, तो मुझे एक शुरू में कहना है कि बदला क्या। आज लोग यही पूछेंगे या यही जानना चाहेंगे कि 4 साल में बदला क्या। तो बदला 3 तरीके से। पूरा सरकार ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी, यूपीए की, कांग्रेस की, और आज 4 साल के बाद भी विपक्षी दल भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी मंत्री पर नहीं लगा सकते हैं। यह सबसे बड़ी कमाई है इस देश में, यह मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बालू से लेकर, सैंड से लेकर गोल तक कोई भी खदान है, उसी में ज्यादा भ्रष्टाचार होता था। और मोदी सरकार ने पहला निर्णय लिया नेचुरल रिसोर्सेज को नीलामी से पारदर्शी तरीके से बांटना। पहले क्या होता था, चिट्ठी आती थी, मनमोहन जी के सरकार में चिट्ठी आती थी, उसको खदान मिलती थी और उसी में से भ्रष्टाचार होता था। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, बाकी सब घोटाले, ये सब उसी में से पैदा हुए और वो रद्द भी हुए, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए सारे आबतन। अब हमने क्या किया कि नीलामी की, उसके कारण पैसा भी जमा होने लगा और मोदी जी की उदारता यह है कि ये पैसा केंद्र के पास नहीं रखा। अगर खनन का कोई भी पैसा नीलामी से जमता है तो वो राज्यों को, जिस राज्य की वो जहां खदान है, उसी राज्य के विकास के लिए दिया जाएगा। राज्यों को 32% पहले मिलता था, 42% किया, 7.5% स्थानीय निकायों के लिए किया
और ये ऊपर माइनिंग का भी पैसा और सेंट्रल योजनाओं को भी पैसा, तो राज्यों के साथ भागीदारी की, ये बदलाव आया। दूसरा बदलाव जीएसटी आया। ये तो टैक्स रिफॉर्म है ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है कि सभी राज्यों को इकट्ठा लेकर, कांग्रेस के भी राज्य थे, उनके भी वित्त मंत्री थे, कम्युनिस्टों के भी थे, टीएमसी के भी थे, बीजेडी के थे, एआईडीएमके के थे, टीआरएस के थे, टीडीपी के थे, सभी वित्त मंत्रियों को साथ में बिठाकर जो भी जीएसटी का कानून लिखा गया है, शब्दन शब्द एक राय से लिखा गया है, एक एक रेट एक राय से तय हुआ है। वैसे कानून में प्रोविजन है कि 75% से बहुमत से प्रस्ताव पारित हो सकता है, लेकिन आज तक जीएसटी का जितने भी निर्णय हुए और जो नियम भी बने वो सब एक राय से बने हैं, सर्वसम्मति से बने हैं, 100% सहमति से बने हैं। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसलिए लास्ट में एक मुद्दा बताऊंगा और फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। पारदर्शिता कितनी लाई? तो राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपए दिल्ली से भेजता हूं, 15 रुपए गरीब को मिलते। उस समय गली से दिल्ली तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी, तो पैसे 85 रुपए कहां जाते थे? वही जाते थे। लेकिन अब मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो गरीब के खाते में 100 के 100 रुपए जमा होते हैं। ये बदलाव लाया है। और ये 400 योजनाओं के 3,65,000 करोड़ रुपए आज गरीब के खाते में सीधा जाते हैं। और उसमें जो बदमाशी करके झूठे अकाउंट जिन्होंने बनाए थे, आधार के कारण वो भी बाहर हो गए। 75,000 करोड़ रुपए की आपके टैक्स के मनी की बचत हुई, जो हाईवे के लिए और बाकी कामों के लिए लग रहे हैं। ये बदलाव आया है। दिस इज द चेंज विच वी हैव ब्रॉट ऑन टेबल इन इंडिया। ये जो नया बदलाव लाया है, यही सुशासन कहलाता है। यही सुशासन कहलाता है। लेकिन सर इन 4 सालों की अगर हम बात करें तो 5वां साल आपका इलेक्शन ईयर है। इस इलेक्शन ईयर में आपको क्या लगता है, आपका क्या नारा होगा इन 4 साल के परफॉर्मेंस को देखते हुए? नहीं, ये 4 साल जैसे जनहित के लिए ही ये समर्पित सरकार है। गरीब के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, शोषित पीड़ित वंचित लोगों के लिए, ओबीसी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, ये सभी वर्गों के लिए ये समर्पित सरकार है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ ये जो देश आज सबसे तेज विकास गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है, उसको और आगे ले जाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करते रहेंगे। मोदी जी के दूरदृष्टि के नेतृत्व में जब आजादी के 75 साल हम मनाएंगे 2022 में, तब तक एक सुनहरा भारत, एक नया भारत का निर्माण करना है और उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। नए भारत का निर्माण करना है और इसके लिए आप लोगों का कमिटमेंट भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं शिक्षा पर आऊंगा सर जी। शिक्षा का सवाल यह है कि आजकल प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो या ग्रेजुएशन के ऊपर की स्टैंडर्ड की एजुकेशन हो, उसकी कीमत, उसकी फीस लगातार क्यों बढ़ती जा रही है? शिक्षा बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। हम सब लिखे, सब पढ़े, इन तमाम आंदोलनों को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि शिक्षा बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। क्यों? 11 लाख सरकारी स्कूलों में कोई फीस नहीं। मैं भी जिला परिषद के स्कूल में पढ़ा हूं और आज आपके सामने हूं। तो सरकारी स्कूलों की बीच में कांग्रेस सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी 1ली से 8वीं तक, तो किसी की जवाबदेही नहीं बनी। तो इसलिए सरकारी स्कूल की क्वालिटी बहुत खराब हुई बीच के काल में, क्योंकि किसी की जवाबदेही नहीं। और अध्ययन क्यों करे? क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। और इसके कारण आज एक वैक्यूम सा दिखता है। लेकिन अब हम दोबारा से परीक्षा ला रहे हैं। 5वीं और 8वीं में 2019 मार्च से परीक्षा होगी। जो राज्य चाहते, 25 राज्य चाहते हैं, वहां परीक्षा होगी तो अकाउंटेबिलिटी आएगी, पेरेंट्स की भी, स्टूडेंट की भी, टीचर की भी, स्कूल की भी। तो क्वालिटी वैसे बढ़ेगी। 15 लाख टीचर केवल 12वीं पढ़े थे, उनको डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं था। हमने एक तरह से सबको अपील किया और उसको प्रतिसाद देते हुए सभी 15 लाख टीचर्स आज डिप्लोमा इन एजुकेशन का ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगले साल मार्च में सबका शिक्षा पूरी होगी। तो ये एक काम कर रहे हैं। एक हमने लर्निंग आउटकम्स तैयार किए, ये बहुत समझने जैसी चीज है।
कि हर कक्षा में, हर सब्जेक्ट में, विषय में क्या ज्ञान प्राप्त होना चाहिए छात्र को, कौन सी कैपेसिटी आनी चाहिए, यह हमने अब लिखित किया है, लिपिबद्ध किया है। पेरेंट को भी हम इस साल देने वाले हैं कि आपका बेटा चौथी में है तो उसको ये आना चाहिए, तो सभी देखेंगे, टीचर की जवाबदेही बनेगी। और ये सब जब बनता है तब ये अकाउंटेबिलिटी के साथ शिक्षा का दर्जा सुधरेगा। अनेक राज्यों ने बड़ी पहल की, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना में ऐसे काम हुए कि जिसके कारण अनेक जगह के प्राइवेट स्कूलों के छात्र फिर से वापस सरकारी स्कूल में आने लगे। ये बदलाव हुआ है, सभी जगह होता हुआ दिखेगा, यही उसका सही उत्तर है। लेकिन जहां तक प्राइवेट स्कूलों की फीस का आपने मुद्दा बोला वो बहुत सही है, तो ये राज्यों के अधीन होता है विषय, और अनेक राज्य सरकारों ने फीस के रेगुलेशन के नियम बनाए हैं और इसलिए वो उसको ले ही रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म विषय है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या आपको लगता है राज्य सरकारें ऐसे स्कूल से मिल जाती हैं और अंततः किसी भी तरह का कोई नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 9 राज्यों ने फीस के बारे में कुछ न कुछ रेगुलेशंस लाए हैं और एक मर्यादा से ज्यादा फीस न हो। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि आज सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा देते हैं, लेकिन कोई तो खर्चा करता है, आप ही लोग खर्चा करते हैं उसका, और वो खर्चा सालाना एवरेज आप पकड़िए कि महीने का 2000 रुपए प्रति स्टूडेंट खर्चा आता है, तो वो खर्चा आज सरकार वहन करती है, तो इतना मिनिमम कॉस्ट है, इतना मिनिमम कॉस्ट है। लेकिन मैं यहां पर एक और इशू को ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपने कहा कि बच्चा पढ़े लिखे और अपने पास के स्कूल जाए, इस तरह की कुछ गाइडलाइंस दिल्ली में हैं, लेकिन इसके बावजूद एक नर्सरी एडमिशन लेने के लिए माता पिता को 7 से 8 महीने टेंशन रहता है, और यहां तक कि लोग प्लानिंग तब से शुरू कर देते हैं जब से वो बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं, और मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं। हाँ बिल्कुल, और ये भी मैंने देखा है कि पेरेंट्स के भी इंटरव्यू होते हैं। बिल्कुल होते हैं, केवल बच्चे के नहीं होते। तो ये सब बहुत ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में अपने यहाँ राइट टू एजुकेशन में भी कोई उल्लेख नहीं था, और इसलिए हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, समग्र शिक्षा। सिक्किम सरकार ने पहली पहल की कि सिक्किम राज्य ने जिला परिषद के स्कूलों के साथ साथ प्री स्कूल भी शुरू किया। तो अब सभी गरीब भी चाहते हैं कि मेरा बेटा 3 साल होने के बाद स्कूल में जाने लगे, और उसके लिए वो जाने लगा। और ये अभी जो समग्र शिक्षा कल मैंने लॉन्च किया, उसमें ये प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक की पूरी शिक्षा की एक व्यवस्था ढंग से हो, स्कूल के कम से कम ये व्यवस्था की है। जहां तक कॉलेज के फीस का मुद्दा है, उसमें हमने एक बड़ी पहल की है मोदी सरकार ने। वो ये है कि कोई भी गरीब जो डिजर्व करता है मेडिकल में जाना, जो डिजर्व करता है IIT में जाना, जो डिजर्व करता है IIM में जाना, उसकी फीस ज्यादा है, इसके लिए वो शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। यही सामाजिक न्याय है, और इसके लिए हमने एजुकेशन लोन तो देने की व्यवस्था की ही है। हजारों करोड़ के एजुकेशन लोन मिल रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल में 10 लाख छात्रों के 4400 करोड़ रुपए खर्च करके, 5000 करोड़ रुपए खर्च करके हमने 10 लाख छात्रों को ये इंटरेस्ट सब्सिडी दी है। वो जब तक पढ़ेंगे और 1 साल, तो इतना ताकि तब तक उसको नौकरी मिलती है, तो उसके तक तो उसको इंटरेस्ट का बोझ न पड़े, नहीं तो उसी में दुगुना हो जाता था। तो ये एक बड़ी पहल की है। अभी आने वाले 3 साल के लिए 6600 करोड़ में हम 10 लाख छात्रों को ये इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। ये बड़ा इक्विटी इनिशिएटिव है, ये गरीब के लिए सबसे बड़ा न्याय है। गरीब के लिए सबसे बड़ा न्याय, लेकिन न्याय माँ बाप को भी चाहिए। आंचल कहाँ गई? आंचल, आप चाहती थी कि बस्ता जो है उसका बोझ आधा कम हो जो आप करने वाले हैं, तो इसका आप काउंटडाउन बताइए। मैं जो बताया और जिसका उल्लेख किया अभी आंचल ने भी, कि मैंने ये देखा, मेरी पोती दूसरी में है और उसने मुझे 7 किताब दिखाए। तो मैंने कहा भाई मैं शिक्षा मंत्री हूं, पहली में 1 किताब, दूसरी में 2 किताब, ये नियम है, ये 7-7 किताब कहां से आए? लेकिन अब हो गया स्थिति ऐसी जगह जगह।
इसमें कौन कौन जिम्मेवार कैसे, वो मैं अध्ययन किया हूं। लेकिन फिर हमने देखा कि अपने यहाँ पाठ्यक्रम में इतनी भरमार है कि ब्रेन माने डाटा बैंक बना दिया और उसके सिवा कुछ नहीं, और रट लगाना और पेपर में उतारना, यही हो गया शिक्षा। ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा माने समझना, जो सीखा है वो समझना, वो समझाने की ताकत आना और उसका विश्लेषण करने की क्षमता वृद्धि होती। जी ने छात्रों से संवाद कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कितने छात्रों को रोज 3 बार पसीना आता है। एक भी हाथ ऊपर नहीं आया, क्योंकि सभी लोग किताबों में ही पढ़े हैं, तो उनको समय ही नहीं है अध्ययन के बाहर जाने का, तो खेलने को समय ही नहीं है। तो मैंने कहा कि खेलने का भी समय होना चाहिए, मूल्य शिक्षा का भी समय होना चाहिए, अनुभव आधारित शिक्षा भी मिलनी चाहिए, जीवन कौशल शिक्षा मिलनी चाहिए, और ये अगर सब, और रुचि जो उसकी होगी क्रिएटिव स्किल, उसको संवर्धन करने को समय मिलना चाहिए। इसको अगर समय देना है तो पाठ्यक्रम आधा करना चाहिए। और इसको मुझे बहुत खुशी है दीपक जी, 37,000 लोगों ने बहुत सार्थक सुझाव दिए हैं। अब इसका विश्लेषण चल रहा है और निश्चित रूप से पाठ्यक्रम का जो भार है वो कम करेंगे ताकि सही शिक्षा हो और सर्वांगीण शिक्षा हो, ताकि एक अच्छा इंसान पैदा हो, एक अच्छा नागरिक भारत का पैदा हो, एक देशभक्त नागरिक तैयार हो। इसके लिए जो करना है वो करना का हमने सोचा है। ये एक अच्छी सोच है सर, लेकिन आपको क्या लगता है अगले 1 साल में ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा? हम 1 साल नहीं रहने वाले हैं, तो वो चिंता आप मत करिए। तो इसलिए 1 साल में इसकी जरूर, अगले साल से इसका शुरुआत होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम कोई भी कम करना है तो एक वो शास्त्रीय विधि है, उसके जो विशेषज्ञ लेखक होते हैं वही वो क्या कम करना है, क्यों कम करना है, वो देखकर करेंगे। और कुछ 19 में और कुछ 20 में ये होगा। और मुझे हमेशा लगता है कि एजुकेशन ये पॉलिटिक्स का, पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर है। एजुकेशन ये सबका विषय है, सबका साथ सबका विकास। वैसे सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और उसके लिए सभी लोग, आज तक मैंने जितने भी पहल की और संसद में रखी, सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया। इसी तरह से ये एक देश का एजेंडा, एक नेशनल एजेंडा के रूप में आगे चले, ये मेरी इच्छा है। ये आपकी इच्छा है। और आपने विराट कोहली की तरह 2 छक्के मार दिए एक साथ, ये कह के कि हम 19 तक नहीं रहने वाले, 19 से भी आगे रहने वाले। तो कब तक का प्लान है ये भी मालूम पड़ता है? प्लान जनता पर निर्भर करता है, लेकिन जनता इसी सुशासन की, व्हाट पीपल वांटेड, corruption free good governance, and why Modi is still so popular, 60% approval rate even after 4 years, it's in a kind world record. Why this is happening? क्योंकि लोगों को पता है कि यह सरकार भ्रष्ट नहीं है, इस सरकार का पर्सनल एजेंडा नहीं है, और यह सरकार केवल जनता के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है, और इसलिए वो हमें समय देती रहेगी और हम काम करते रहेंगे। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही सर, लेकिन मैं एक सवाल की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, जिसने कर्नाटक चुनाव के वक्त काफी खबरें बनवाई और काफी डिबेटें चलवाई। वो सवाल है कि क्या अलीगढ़ से जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए? नहीं भाई, वो कर्नाटक का कोई संबंध नहीं था। कर्नाटक का इलेक्शन चल रहे थे ना सर उस दौरान। हाँ नहीं, वो अलग है। ये देखो, उस विवाद समाप्त हो गया, उसको मैं फिर से कुदेरना नहीं चाहता। मतलब आपको लगता है कि समाप्त हो गया? हाँ, अभी समाप्त हो गया। यानी आप सब लोगों ने अभी बोलना, आज प्रश्न पूछा इतने दिनों के बाद, लेकिन अभी शांत है तो शांत रहे ना। आप कर्नाटक में व्यस्त है सर। आगे अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इश्यूज पर आते हैं कुछ, और जो नए अलायंसेस बनने की बात हो रही है उस पर आते हैं। आपने जो तस्वीर कर्नाटका के अंदर नए अलायंस की बनने वाली देखी, उस तस्वीर को देखकर आपको लगा कि 2019 का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है? दिलचस्प मुकाबला लोग तय करते हैं। केवल बहुत लोग इकट्ठा आने पर जो सब हारे हैं, सब हारी हुई टीम आकर एक विजेता टीम नहीं बनती। मैं किसी को राजनीति में कम नहीं आता, हर चुनाव हम बहुत सीरियसली लेते हैं और लड़ते हैं। लेकिन एक जरूर कहना चाहूंगा कि जिनके पास एजेंडा क्या है, जैसे मैंने कहा अभी कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस इकट्ठा आई, एजेंडा क्या है? एक दूसरे का भ्रष्टाचार छुपाना। अब ये कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, बट यही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उनका। और ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के
इकट्ठा आए हुए, जिनका आइडियोलॉजी केवल एक व्यक्ति का द्वेष है, एक पार्टी को हटाना है। अरे क्यों हटाना बाबा, ये बता नहीं सकते, क्योंकि इनका कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा नहीं है और इसलिए ऐसे अलायंसेस नहीं चलते हैं और इसलिए ऐसी कोई हमें थ्रेट नहीं लगती। हम हर चुनौती का सामना करेंगे और जनता का विश्वास लेकर ही सत्ता में आएंगे। लेकिन आपने यूपीए 1 के समय देखा होगा, आपने देवेगौड़ा साहब के टाइम देखा होगा, वो अलायंस थोड़े तो चल गए थे, यूपीए 10 महीने चले और देश ने तब से ऐसे अलायंस से तो वो दूर किए हैं कि ऐसी नहीं हमें सरकार चाहिए, हमें एक स्थिर, मजबूत, पारदर्शी, प्रामाणिक ऐसी सरकार चाहिए। यही जनता का आदेश है। सर, आपने एक और बात कही है अपने शिक्षा मंत्री के रूप में कि गुरुकुल का घोषणा पत्र, ये गुरुकुल क्या होगा और ये गुरुकुल किस तरीके से बने? ऐसा नहीं है, गुरुकुल नया बनना नहीं है, ये कांग्रेस से भी पहले भी और कांग्रेस के सरकार में भी चला है, 50 साल से चला है। अपने यहाँ सांदीपनी एक विद्यालय है उज्जैन में, वो विश्वविद्यालय का दर्जा है उसको, और 4 बाकी भी विश्वविद्यालय है जहाँ वेद पाठशालाएं चलती है, उसको सरकारी अनुदान 30 साल से मिल रहा है और वो अभी भी मिलता है। तो ये जो चल रहा है वही शिक्षा चल रही है और भारत की एक परंपरा रही है, उस परंपरा का ही हम पालन करते हैं। तो गुरुकुल और जो पारंपरिक शिक्षा है, क्या उसको कहीं मिलाने का, क्या मिलाने का नहीं, ये चॉइस होता है। जिन छात्रों को जाना है, ऐसे 6000 स्कूल पिछले 30 साल से चल रहे हैं। नई शिक्षा नीति पर किस तरह का काम हो रहा है? और नई शिक्षा नीति पर बहुत ही अच्छा काम हुआ। पहली दफा ग्राम पंचायत से लेकर हर एक का किसी की राय जो शिक्षा के बारे में है वो जान ली गई। 2.5 साल सबकी राय लेने के बाद कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति की समिति ने बहुत अच्छा काम किया है। जून के अंत तक ये उनका रिपोर्ट आ जाएगा। रिपोर्ट आने पर उसकी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद, क्योंकि ये अगले पीढ़ी के लिए 2020 से 2040 तक के लिए ये एक नई पॉलिसी तैयार हो रही है जिससे शिक्षा से देश और तेजी से आगे बढ़ सकता है। आज हमारे देश में इनोवेशन की कमी है, शोध की कमी है। कैसे शोध का कल्चर बढ़ाएंगे, कैसे शोध की व्यवस्था बढ़ाएंगे? आज लर्निंग आउटकम बेस्ड शिक्षा नहीं मिलती थी, हमने एक प्रयास किया, लेकिन उसको और सार्थक कैसे बनाएंगे? और हमारा एक अच्छा इंसान पैदा करने का जो उद्देश्य है शिक्षा से, एक यानी वो टेक्नोलॉजी मिले, वो कैसे करे, ये सब उसमें आएगा। और इसलिए ये एक बहुत क्रांतिकारी और अच्छी शिक्षा नीति आएगी, सबको अच्छी लगेगी। और सब पार्टियों ने सुझाव दिए, सब एमएलएज एमपीज ने सुझाव दिए, सभी शिक्षाविदों ने सुझाव दिए, सभी आम नागरिक और पेरेंट्स ने सुझाव दिए, छात्रों ने सुझाव दिए। सबका सुनकर वो रिपोर्ट बन रहा है। सबका सुनकर रिपोर्ट बन रहा है और ये बहुत अच्छा होगा कि नई शिक्षा नीति पर आपने सभी लोगों को एक ही एजेंडे पे रखा है, सभी लोगों को एक पार रखा है सुझावों को देने के लिए। सर, उन्नत भारत अभियान क्या है? इससे कई सारे जो हैं छात्र जो जिस संस्थान में पढ़े हैं उसको शायद बोध ले सकते हैं। ऐसा है, उन्नत भारत अभियान में ऐसा है कि एक कॉलेज अच्छा है तो वहां के छात्र नजदीक के गांव में क्यों नहीं जाएंगे? 10, 20, 25 छात्र एक गांव में जाएंगे, उस गांव से सीखेंगे और गांव के लोगों के साथ काम करेंगे, तो यह अनुभव आधारित शिक्षा होती है। और वहां गांव की जो समस्याएं हैं, इंजीनियरिंग के छात्र होंगे तो वो वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ तरीका क्या अच्छा हो सकता है, यहाँ पानी बहने की स्थिति कैसे हो सकती है, यहाँ पानी और ज्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं, यहाँ अगर हैंडपंप से द्वारा मिलने वाले पानी से पेट में अगर कीड़े हो रहे हैं तो उससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब शोध भी वो करेंगे। तो एक समर इंटर्नशिप स्वच्छता की भी प्रधानमंत्री जी ने घोषित की है कि अभी छुट्टी के दिन है तो अभी 15 दिन एक साथ नहीं लेकिन 4-4 दिन 1-2-3 महीने में जाते रहेंगे। ग्रुप का ग्रुप स्टूडेंट एक गांव में जाएंगे, गांव के साथ संबंध बनाएंगे, गांव से सीखेंगे, गांव की स्थिति का अध्ययन करेंगे, अपन सबके साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये एक नई प्रयोगशाला बनेगी। और गांव गोद लेना ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है, गांव से सीखते हैं, गांव वालों के साथ काम करते हैं, तो ये उन्नत भारत है।
और दूसरा एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे समर इंटर्नशिप कहा स्वच्छता की, वैसा ही एक कार्यक्रम कर रहे हैं, वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक एक केंद्रीय विद्यालय में सभी प्रदेशों के छात्र होते हैं, वो सभी छात्र एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, एक दूसरे की वेशभूषा, चाल चलन, एक दूसरे का खान पान, एक दूसरे की रहन सहन, एक दूसरे की विचार पद्धति को समझे, अपनाए, जो अच्छा है वो आगे बढ़ाए। और उसके साथ साथ एक दो राज्य एक दूसरे के, यानी पंजाब और तेलंगाना का समझो पेयर है, तो पंजाबी के लोग तेलुगु के 50 शब्द तो सीखेंगे और तेलंगाना के लोग पंजाबी के 50 शब्द सीखेंगे। ये इस तरह का कार्यक्रम जब बढ़ेगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, क्योंकि भारत एक है, विविधता में एकता, इस देश की महानता, यही हमारा संदेश है और उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2019 के लिए राहुल गांधी को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? नहीं, राहुल गांधी जी को सजेशन नहीं, वो ज्यादा प्रवास करते रहे, हमें फायदा होता है। ज्यादा प्रवास करेंगे तो फायदा होगा, पर वो जब छुट्टी पे चले जाते हैं तो भी फायदा हो जाता है। तो भी होता है, तो भी होता है। तो ये डबल फायदे वाले मतलब नेताजी आपको सूट करते हैं? मैं ज्यादा किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इतना ही कहूंगा, हर राजनीतिक दल को जो भी करना है, अब एजेंडा सीधा मोदी जी ने किया है कि जो देश के भलाई के लिए जो कार्यक्रम है और देश को जो नया सुशासन के पहल हमने की है और यहां तक पहुंचाया है, उस पर आधारित विकास की चर्चा करो, क्योंकि मोदी जी का और भाजपा का एजेंडा है विकास, विकास और विकास। विकास, तो विकास एक बॉटम लाइन होगा, विकास एक ऐसा शब्द होगा जिसको देखकर जनता वोट करे, हम मानते हैं, लेकिन विकास पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। ये आपको लगता है कि वाकई अब भारत का डिस्कोर्स इतना बदल चुका है कि विकास के मुद्दे पर भी चुनाव जीता? बिल्कुल, जाति के लिए वोट देते थे, अब राजनीति अच्छा देश चले इसके लिए लोग वोट देने लगे। यही तो बदलाव आया 2014 में, और इसीलिए तो सब जगह इतनी सीटें हमें मिली, और ये बदलाव अब स्थायी हो गया है। लोग विकास के लिए वोट करते, अपने आकांक्षाओं के लिए वोट करते, वो सबको न्याय, सबका साथ, सबका विकास, यही नारे के लिए वोट कर रहे हैं और यही करते रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बदल चुका है भारत। जावड़ेकर जी, आप महाराष्ट्र से आते हैं, शिवसेना और बीजेपी के अलायंस में जितनी तकरार वहां पर अभी चल रही है और पालघर के खासकर बाई इलेक्शन को लेकर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, क्या आपको लगता है कि ये अलायंस चल पाएगा 2019 के चुनाव तक? ऐसा है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी आज भी सत्ता में एक साथ काम कर रहे हैं। चुनाव अलग अलग कभी कभी, हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तकरार भी साथ साथ चलती है, तो ये चलती रहेगी, लेकिन बाद में सब ठीक होगा, ये मुझे विश्वास है। आपको लगता है कि ये अलायंस बना रहेगा? वो तो रोज लिखते हैं, सामना में धमकी देते हैं, कुछ बात बोलते हैं, कभी अपोजिशन के साथ जाने की बात कर देते हैं, इसके बावजूद भी आपको लगता है? क्योंकि देश की जनता की ये पुकार है कि शिवसेना और बीजेपी साथ हों, कि सभी लोग तरक्की के लिए जो एक साथ आ सकते हैं वो आए, और तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये इस प्रवाह में शामिल हो जाए। पर उद्धव ठाकरे शायद सुन नहीं पा रहे इस बात को आपके। नहीं, वो जो ऐसा है, हर एक पार्टी अलग होती है, वो अपने अपने तरीके से सोचेंगे, लेकिन मैंने एक बड़ी बात कही। क्या बड़ी बात है सर? हमको यही बड़ी बात है कि सबको, आज भी वो इकट्ठा है ना, तकरार करने के बावजूद भी 4 साल हुए और वो एक साथ सरकार में है। मुझे एक बार बीजेपी के किसी नेता ने बोला था कि शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता मियाँ बीवी का है, तो मैंने उनसे पूछा था कि इसमें मियाँ कौन है और बीवी कौन है, तो वो बता नहीं पाए थे। तो मेरे ख्याल से शायद 25 साल बाद इस सवाल का जवाब आप दे दें, क्योंकि तकरार होती है फिर भी प्यार होता है। नहीं, ये देखो, इस तरह से जो अपने घटक दल होते हैं उनमें कभी कभी अनबन होती है, लेकिन ये भी एक कोएलिशन पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जावड़ेकर जी, आप आए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी, मुझे खुशी हुई।